Welcome to the another lecture for standard 11 chapter 3 classification of element and periodic trends in properties. Today we are going to discuss trends in chemical properties. Chemical properties के trends discuss करने से पहले हमारा जो मोटिव है वो पहले वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानते लेना. Now what is valency and what is oxidation state of the element? To understand the valency, we need electronic configuration. For the first group, lithium, sodium, potassium. Lithium has electronic configuration 1s2, 2s1. Sodium, lithium's atomic number is 3, sodium's atomic number is 11, potassium it is 19. So it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Check total number of electron 11, 10 ये हुए 11वां इलेक्ट्रॉन 3s1. Similarly ये 4s1. So one electron is present in the outermost orbit of those elements which belongs to the first group, and that's why valency for the first group element is 1. Now there is a difference between valency and valence electron. Valence electrons means those electrons present in the outermost orbit. Lithium का outermost orbit second orbit हुआ, ये 2 इंडिकेट करता है second orbit, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है. सोडियम का outermost orbit हुआ 3, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है. So ये valence इलेक्ट्रॉन है. लेकिन valence इलेक्ट्रॉन हमेशा equal to the valency हो ये necessary नहीं है. There is a difference between valence electron and valency. Valency का मतलब होता है tendency of any element to gain or lose of electron or to share electron to complete its octet configuration. कोई भी एलिमेंट अपनी octet configuration attain करने के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है, जिसमें से आयोनिक बॉन्ड बनता है, या शेयर करता है जिससे वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं. वैलेंसी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी. बट फॉर ग्रुप 1 इट्स number of valence electron and its valency is same, so we can say that for group 1 the valency is 1. For the second group elements are beryllium, magnesium, calcium and so on. Beryllium has electronic configuration 1s2, 2s2. Magnesium has 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 2s2, 3s2, outermost 2 electrons they are having. So हम सब जानते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो अपनी outermost orbit के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Mg2+ आयन में कन्वर्ट होता है, और इसीलिए मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 कंसीडर की जाएगी. सो इट्स सिंपल, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है उसकी वैलेंसी 1 और 2 है रेस्पेक्टिवली. ग्रुप 1 2 हैज अ वैलेंसी ऑफ 1 and 2. लेकिन फिर से एक बार याद करा दूं कि हमेशा वैलेंसी और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते. यहां नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी सेम है फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. नाउ फॉर द नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ग्रुप 1 ग्रुप 2 दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. और इसके अलावा ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट्स है दे आर आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. नाउ फॉर ग्रुप 13 एलिमेंट्स की बात करूं तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13. अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखूं तो 2 3, इसकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3. तो इसका मतलब यह है कि दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हुए. सो 3 इलेक्ट्रॉन, और हम सब जानते हैं कि एल्यूमिनियम ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके Al3+ आयन का फॉर्मेशन कर सकता है. एंड दैट्स व्हाई ग्रुप 13 एलिमेंट की जो जनरल टेंडेंसी है जो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, उसकी वजह से उनका वैलेंसी भी 3 है. 3 वैलेंसी फॉर 13 ग्रुप एलिमेंट. नाउ फॉर ग्रुप 14 कार्बन फैमिली. कार्बन whose atomic number is 6, electronic configuration 2,4. Again 4 electrons are there in the outermost orbit and that's why 4 are called valence electron. इसके अलावा कार्बन, सिलिकॉन वगैरह जैसे एलिमेंट अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से
ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने के लिए जो हाई अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए कार्बन अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट के साथ शेयर करेगा, लाइक CH4 मीथेन में ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, पर फिर भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए? 4। और इसका मतलब यह है कि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो चारों 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो रहे हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी इज आल्सो 4। सो 14th ग्रुप एलिमेंट के लिए भी वैलेंसी 4 है और उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 4 है। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट ग्रुप कॉल्ड 15th ग्रुप एलिमेंट। 15th ग्रुप for 15th group नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब आते हैं तो कंफ्यूजन होता है। अगर इसको स्टेबिलाईज होना है, लाइक फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, अगर इसको स्टेबिलाईज होना है तो क्या करेंगे ये लोग? या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करें तो अपनी ऑक्टेट पूरी कर सकते हैं। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और कोई भी एलिमेंट कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान अपने आप को स्टेबिलाईज करता है बाय कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। ये ऑक्टेट पूरी करने के लिए या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 15th ग्रुप एलिमेंट के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन इनकी वैलेंसी जो है वो 3 और 5 दोनों में से कोई भी हो सकती है। 3 और 5 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन 3 कैसे? 8 माइनस 5 करके 8 एक ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने टर्म बढ़ रहे हैं? 3। सो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई देयर वैलेंसी इज 3 और 5। दैट मींस फॉर 15th ग्रुप इट इज 3 और 5। फॉर 16th ग्रुप, 16th group element, oxygen, electronic configuration 2,6. Same here. outermost orbit के जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, मतलब इसकी वैलेंसी 6 तो हो सकती है, लेकिन 6 के अलावा ऑक्टेट पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, एंड दैट्स व्हाई इट हैज वैलेंसी 2 और 6। सो 15th ग्रुप एलिमेंट की 2 वैलेंसीज है, 3 और 5। फॉर 16th ग्रुप इट इज 2 और 6। 17th ग्रुप, 17th group fluorine, suppose atomic number is 9, electronic configuration is 2,7. again either 7 or octet complete करने के लिए क्या चाहिए? एक और इलेक्ट्रॉन, and that's why its valency is 1 और 7. so ये था वैलेंसी फॉर 15, 16 एंड 17th ग्रुप। वैसे अगर मैं 18th ग्रुप का डिस्कशन लूं तो 18th ग्रुप के लिए जो वैलेंसी है वो या तो 8 है, क्योंकि 18th ग्रुप में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल विल टेक नियॉन, एटॉमिक नंबर इज 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8। सो उसकी कोवैलेंसी 8 हो सकती है या वैलेंसी 8 हो सकती है, या तो फिर 0 हो सकती है। 8 और 0, 8 और 0, ये है वैलेंसी फॉर द 18th ग्रुप एलिमेंट। तो ये हो गया डिस्कशन अबाउट वैलेंसी फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब आप समझ ही गए होंगे। एक बार फिर से इसकी समरी लिख ले रहा हूं। ग्रुप के लिए फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इट्स वैलेंसी इज 1, ग्रुप वैलेंसी फॉर फर्स्ट ग्रुप इट्स वैलेंसी इज 1, फॉर सेकेंड ग्रुप इट्स वैलेंसी इज 2, फॉर 13th ग्रुप इट्स वैलेंसी इज 3, फॉर 14th ग्रुप इट्स वैलेंसी इज 4, देन 15th ग्रुप इट्स वैलेंसी इज 3 और 5, for 16th group its valence is 2 or 6, for 17th group it is 1 or 7, and for 18th group it is 0 or 8. so ये था डिस्कशन अबाउट वैलेंसी फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये तरीके से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के वैलेंसीज जो है वो डिस्कस किए जा सकते हैं, एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरे ख्याल से ये वैलेंसी का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करने जा रहा हूं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट?
To discuss the oxidation state, we'll use two example. Example of Na2O and example of OF2. ये जो मैंने एग्जांपल यूज किया है Na2 और OF2, उसमें कमाल जो है वो ऑक्सीजन का है O। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, वैलेंस इज 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी जो 2 है वो उसकी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अगर मैं Na2O की डिस्कशन लूं, Na2O सोडियम ऑक्साइड, तो उसमें ऑक्सीजन की अगर आप पोजीशन देखोगे तो वो सोडियम के पीछे लिखा गया है बाद में, जबकि OF2 में ऑक्सीजन आगे है। अकॉर्डिंग टू द IUPAC रिकमेंडेशन, कोई भी कंपाउंड जब आयोनिक कंपाउंड लिखा जाएगा, आयोनिक कंपाउंड, कीप इन योर माइंड आयोनिक कंपाउंड, तो उसके लिए या जो ऐसे एलिमेंट या ऐसे कंपाउंड है जिनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लार्ज डिफरेंस होता है, उनके लिए हमेशा जो कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो पीछे लिखा जाएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो आगे लिखा जाएगा। तो सोडियम और ऑक्सीजन की अगर हम कंपैरिजन करें तो इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है। वैसे ही ऑक्सीजन फ्लोराइड OF2 में अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन की कंपैरिजन करें तो ये दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 असाइन करी गई है इन अ पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। सो फ्लोरीन की कंपैरिजन में ऑक्सीजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन को पीछे पहले लिखा जाता है। गॉट इट? पाउलिंग स्केल में यस। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में यहां पर डिस्कशन करूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस टू कंपाउंड, ये दो कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिया जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए मैं Na2O फॉर्मूला लिख रहा हूं, Na2O, जिसमें मेरे पास 2 सोडियम है और 1 ऑक्सीजन है। हम सब जानते हैं कि सोडियम जो है वो अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके उसके ऊपर +1 चार्ज आता है, +1 चार्ज, और इसलिए सोडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 कंसीडर किया जाएगा। और मुझे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर फाइंड करना है, तो उसको मैं ले लूंगा X, एंड टोटल ऑफ दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज टेकन एज 0, इसको 0 कंसीडर किया जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 इंटू X, ये +2 इक्वल टू के वो साइड जाएगा, सो X इज इक्वल टू -2। तो Na2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। कितना है? -2। आगे देखिए OF2 मेरे पास कितने ऑक्सीजन है? 1O। कितने फ्लोरीन है? 2F। और जैसे मैंने कहा कि ये दोनों का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिया जाएगा? 0। मुझे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, टेक इट एज X। फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? -1, सबको पता है, और इसीलिए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लिया जाएगा। चार्ज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट X, 2 1 जा -2, अब ये -2 इक्वल टू के वो साइड जाएगा, सो X इज इक्वल टू +2। क्या इंडिकेशन है भाई कि भाई एक कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। हाँ, इट्स इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कौन से एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर -2 है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ यहां पर सोडियम है, और सोडियम जो है कंपेयर टू ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि ये केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो +2 आया। वजह है कि वो यहां पर फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, और फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हम सब जानते हैं मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होने की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन यहां पर +2 है। सो ये हो गई एक्सप्लेनेशन अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। इन शॉर्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट is a tendency of an element of gaining or losing of electron compared to the other element with which it is associated। कौन से एलिमेंट के साथ वो एसोसिएट हुआ है
और वो एलिमेंट की कंपैरिजन में उसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग या लूजिंग टेंडेंसी को उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या रिडक्शन स्टेट के तौर पर डिस्कस किया जाता है, बट जो ज्यादा यूजफुल स्टेट है विच इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी एक्सप्लेनेशन। आज ये लेक्चर के साथ जो आपको नोट्स भेजी जाएगी उसमें ये जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन के फॉर्म में, मतलब ये जो टॉपिक है वो क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। आगे हम डिस्कशन ले रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड फॉर्मेशन फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के ऑक्साइड और हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। फिर से मैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए यहां पर ग्रुप और नीचे लिख रहा हूं हाइड्राइड्स। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16। रफ वर्क है, फटाफट लाइन खींचने में, ठीक है। 16, देन वी आर हैविंग 17th ग्रुप एंड 18th ग्रुप। मैं सबसे पहले इस सभी ग्रुप के हाइड्राइड्स कैसे फॉर्म होते हैं वो डिस्कस करना चाहता हूं, हाइड्राइड फॉर्मेशन। फर्स्ट वी आर गोइंग थ्रू ग्रुप 1। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है वो है सोडियम, लिथियम से शुरुआत करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर मुझे लिथियम का हाइड्राइड बनाना है, मतलब लिथियम और हाइड्रोजन का कंपाउंड, लिथियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, विल टेक क्रॉस zigzag, so it is lithium 1 hydrogen 1, the compound is lithium hydride। so ये जो कंपाउंड है उसको हम लिखेंगे लिथियम हाइड्राइड LiH के फॉर्म में। सिमिलरली सोडियम, सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में भी वैलेंसी 1 होती है, बट ऑब्वियस so they will produce NaH, sodium hydride। so the compound of sodium or with the hydrogen is a sodium hydride NaH form। similarly it will be KH। so हम ये कह सकते हैं for the first group element जितने भी हाइड्राइड्स फॉर्मेशन होंगे, अगर ये मेटल को, ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये है, इनको अगर हम M से डिनोट करें तो इट इज MH टाइप ऑफ हाइड्राइड। which type of hydride? they will produce MH, 1:1 proportion। For the second group element, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट में अगर आप आपकी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो एक ही हाइड्राइड दिया है, विच इज CaH2। ऐसा डैश डैश दिया, ऐसा क्यों? कुछ एलिमेंट ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में वो अपनी मर्जी के मालिक है। मैग्नीशियम वगैरह जैसे एलिमेंट जो है जो ग्रुप 2 को बिलोंग करते हैं वो स्टेबिलाइज्ड हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते, वो नहीं चाहते कि वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम हाइड्राइड या फॉर्मेशन करे। ग्रुप 2 का एक ही एलिमेंट ऐसा है जो स्टेबिलाइज्ड हाइड्राइड देता है, विच इज कैल्शियम हाइड्राइड, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन CaH2 का फॉर्म है। बट ऑब्वियसली कैल्शियम और हाइड्रोजन के बीच का, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, +2 चार्ज, और हाइड्रोजन की 1, सो द कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस CaH2। तो इसलिए कैल्शियम का जो हाइड्राइड है वो H2 फॉर्मेशन में होगा। तो अगर मैं इसको MH2 टाइप ऑफ हाइड्राइड लिख सकता हूं, जैसे इसमें MH था, इसमें MH2 टाइप ऑफ हाइड्राइड जो है वो फॉर्म हो सकता है थ्रू कैल्शियम हाइड्राइड्स के लिए। थर्टीन ग्रुप में पहला हाइड्राइड है B2H6 और दूसरा हाइड्राइड है AlH3। एल्यूमिनियम हाइड्राइड में पहले बात कर लेता हूं AlH। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, हाइड्रोजन का 1, एंड दैट्स व्हाट इज AlH3। ये तो समझ में आ गया कि AlH3 में H3 है क्योंकि वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3, 13 ग्रुप के एलिमेंट की 3 वैलेंसी होती है, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर लिया है। लेकिन ये B2H6 क्या है? B2H6 इज बेसिकली BH3 ट्वाइस। ये B2H6 का मतलब BH3 ट्वाइस है तो बोरोन की वैलेंसी 3 ही, जैसे ये 3 है, AlH3 है, वैसे ये BH3 है, लेकिन ये डायमरिक फॉर्म होता है, मतलब दो BH3 एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, एंड दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज B2H6। और कोई फंडा नहीं है, B2H6 ऐसे ही बना के लिखा हुआ है, समझ गए? ये डायमरिक फॉर्म है, दो BH3 का कॉम्बिनेशन है, दैट्स व्हाई। नाउ फॉर द 14th ग्रुप,
ये 14th ग्रुप के लिए क्या कंडीशन है? फॉर द 14th ग्रुप एलिमेंट, इसमें फंडा क्या है? 14th ग्रुप में कार्बन है, इसके अलावा सिलिकॉन है एंड सो ऑन। ये कार्बन और सिलिकॉन वगैरह की वैलेंसी 4 होती है और इसीलिए वो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई देयर हाइड्राइड आर ऑफ CH4 टाइप। मैं इसको लिख सकता हूं MH4 टाइप। M का मतलब मेटल हो जरूरी नहीं है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 इसलिए MH4। ये MH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड बनाते हैं, MH4 टाइप ऑफ हाइड्राइड बनाता है। नेक्स्ट क्या है? 15th ग्रुप एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, दे आर बिलोंगिंग टू द 15th ग्रुप। और नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन है वो NH3 टाइप है, NH3 टाइप। मैंने कहा था कि 15th ग्रुप में दो वैलेंसी हो सकती है, 3 and 5, लेकिन 3 और 5 में से ज्यादा स्टेबिलाईज्ड जो वैलेंसी है वो 3 है। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा। ये इजी होगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और इसीलिए जो स्टेबिलाईज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का वो 3 है, 3। पर वो जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो 3 और 1 की वैलेंसी एक्सचेंज होने पर जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा NH3। और इसीलिए 15th ग्रुप के एलिमेंट NH3 PH3 टाइप के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो मैं इसको MH3 लिख सकता हूं। तो अगर आप ट्रेंड देखो तो MH से शुरुआत हुई, MH, MH2, MH3, MH4, एंड देन नाउ इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, MH3। अब आगे 16th ग्रुप के एलिमेंट जो है उसमें हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा H2O के फॉर्म में या H2S के फॉर्म में। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई हमारी। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां पर 2 H है, लेकिन वो H जो पहले पीछे लिखे जाते थे कैल्शियम के, अब वो आगे लिखे जाने लगे, क्योंकि अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस होने लगा और ये केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस था। जो पीछे लिखा जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो -1 है, यहां है वो +1 है। अब हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ऑक्सीजन और सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसीलिए ये कंपाउंड के अंदर H2O और H2S के फॉर्म में ये हाइड्राइड्स को लिखा जाता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग हैलोजेंस इन फॉर्म ऑफ HF, HCl, HBr और HI के फॉर्म में। तो ये तरीके से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन है हाइड्राइड कंपाउंड्स फॉर फर्स्ट, सेकेंड, 13, 14, 15, 16 एंड 17th ग्रुप। 18 ग्रुप के फॉर्म में कंपाउंड में हाइड्राइड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। हाइड्राइड्स के अलावा ऑक्साइड फॉर्मेशन भी मैं डिस्कस करना चाहता हूं, हाउ टू प्रोड्यूस द ऑक्साइड फॉर्मेशन। यहां पर देखो बेटा MH, MH2, MH3, MH4, MH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, एंड देन वी आर हैविंग H2M टाइप ऑफ हाइड्राइड। M मतलब एलिमेंट, जो मैं E से अगर मैं इसको डिनोट करूं तो H2E टाइप ऑफ हाइड्राइड इसको कंसीडर कर सकते हैं और इसको He टाइप ऑफ हाइड्राइड कंसीडर कर सकते हैं। ट्रेंड देख सकते हो, पूरा हाइड्राइड ट्रेंड फॉर फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16 एंड 17 ग्रुप एलिमेंट्स। हाइड्राइड के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ऑक्साइड फॉर ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। चलो ऑक्साइड लगाते हैं, लिथियम और ऑक्सीजन का कंपाउंड। लिथियम की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की -2। वैलेंसी जो है प्लस माइनस हटा दो, इट इज Li2O, Li2O। सो लिथियम का जो ऑक्साइड बनेगा वो Li2O होगा। सोडियम का ऑक्साइड अगर मुझे बनाना है, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में, सोडियम का +1 वैलेंसी, ऑक्सीजन की -2, चार्ज -2 होता है, प्लस माइनस को रिमूव करो और एक्सचेंज करो तो द कंपाउंड विल बी Na2O। तो सोडियम का जो ऑक्साइड होगा वो Na2O टाइप का होगा, वैसे ही पोटेशियम का ऑक्साइड K2O टाइप का ऑक्साइड होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ग्रुप 1 ऑक्साइड को जनरलाइज करना हो, जनरलाइज फॉर्म ऑफ ग्रुप 1 ऑक्साइड, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई ये जो ऑक्साइड है वो M2O टाइप ऑफ ऑक्साइड बनते हैं, M2O टाइप, M2O टाइप ऑफ ऑक्साइड दे आर विल प्रोड्यूस ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट फॉर द सेकेंड ग्रुप में मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। जब इनके ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो ये +2 ये -2, +2 -2 एक्सचेंज करो, कैंसिल करो,
देन इनको जनरलाइज करो, ये 2:2, ये 1:1 का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा MgO। तो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होगा वो होगा MgO टाइप ऑफ ऑक्साइड। सिमिलरली कैल्शियम का ऑक्साइड होगा CaO टाइप ऑफ ऑक्साइड। तो यहां पर जो ऑक्साइड बनेंगे वो MO टाइप ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन बनेंगे, 1:1 प्रोपोर्शन या 2:2 प्रोपोर्शन में Mg और O, Ca और O एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। तो ये टाइप के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन 12th ग्रुप के लिए होता है, सॉरी सेकंड ग्रुप के लिए होता है, सेकंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट। नाउ फॉर द 13th ग्रुप एलिमेंट, 13th ग्रुप एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम वगैरह जैसे एलिमेंट को, एल्यूमिनियम में एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन करें तो एल्यूमिनियम का +3, ऑक्सीजन का -2, +3 -2 में से साइन हटा दो, द कंपाउंड विल बी Al2O3। तो इसका कंपाउंड Al2O3 बनेगा, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होगा। सो कलेक्टिवली अगर मैं इसको लिखूं तो M2O3 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स प्रोड्यूस्ड बाय 13th ग्रुप ऑफ एलिमेंट। 13th ग्रुप जो है वो M2O3 टाइप के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। आगे बढ़ सकते हैं, यस फटाफट। नाउ मूविंग फॉर द 14th ग्रुप। भाई 14th ग्रुप के ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। कार्बन +4, ऑक्सीजन -2, 2 से डिवाइड कर दो, जनरलाइज +2 -1, साइन हटा दो, 2 1, द ऑक्साइड ऑफ कार्बन विल बी CO2, SiO2। ये जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑक्साइड जो 14th ग्रुप के है वो MO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड है, MO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड, M2O, MO, M2O3, MO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स फॉर द 14th ग्रुप एलिमेंट। जनरलाइजेशन है ये। नाउ फॉर द 15th ग्रुप, 15th ग्रुप एलिमेंट जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस वगैरह जैसे एलिमेंट है। मैं खाली नाइट्रोजन का एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन, तो मैंने नाइट्रोजन की 2 वैलेंसीज आपको बताई थी, 3 और 5। यहां पर मैं दोनों टाइप के कंपाउंड्स के लिए डिस्कशन करने जा रहा हूं। सपोज नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 और नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है, तो 3 2 एक्सचेंज करो, इट इज N2O3 टाइप ऑफ ऑक्साइड। और अगर मैं ये टाइप नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 ले रहा हूं, ऑक्सीजन की तो 2 ही है, विच इज N2O5 टाइप ऑफ कंपाउंड। तो जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्साइड फॉर्मेशन फॉर द 15th ग्रुप, वो है N2O3 टाइप, मतलब मैं यहां पे लिख लेता हूं E2O3 और E2O5 टाइप ऑफ ऑक्साइड जो है वो 15th ग्रुप एलिमेंट बनाते हैं। फास्फोरस के ऑक्साइड्स देखोगे, फास्फोरस पेंटॉक्साइड P4O10 है, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो इट इज P2O5 टाइप ऑफ ऑक्साइड। ये फॉर्मेशन कैसे है वो हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 में, जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अभी के लिए ये याद रखना है कि 15th ग्रुप के जनरलाइज्ड ऑक्साइड जो है वो E2O3 या E2O5 टाइप के ऑक्साइड्स ये प्रोड्यूस करते हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉर 16th ग्रुप ऑक्साइड। 16th ग्रुप मतलब हमारा ऑक्सीजन खुद, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड नहीं बनाएगा, तो ऑक्सीजन के बाद का जो एलिमेंट है वो सल्फर की कंडीशन ले लेते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन अगर हम ले तो सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सल्फर और ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके, मैंने बताया था सल्फर, इसका 2 वैलेंसीज हो सकती है, 2 और दूसरी क्या है 6, 2 और 6। लेकिन सल्फर के जो ऑक्साइड्स हम देखें तो वो SO2 टाइप के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, और इसलिए इसको जनरलाइज फॉर्म कर देंगे SO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड या MO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स के फॉर्म में। SO2, SO3 दे आर द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। भाई 2 6 के लिए मैं पूरा लिख के आपको बता देता हूं। S और O, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। 2 या 6, सपोज मैं पहले 6 ले लेता हूं और ऑक्सीजन के लिए 2 ले लेता हूं, रेशनलाइज करो, 2 से डिवाइड करो दोनों को, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और एक्सचेंज करो, द ऑक्साइड ऑफ सल्फर विल बी SO3। लेकिन सल्फर के वेरिएबल ऑक्साइड्स हो सकते हैं SO2, SO3। ये जो टॉपिक है वो हम 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे वेरिएबल ऑक्साइड्स को ये एक एलिमेंट बना सकता है, SO2, SO3 टाइप ऑफ ऑक्साइड। आयन के ऑक्साइड जानते हो, FeO, Fe2O3, Fe3O4। तो ये वेरिएशन क्यों है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर का हिस्सा है, अभी हम इसके लिए डिटेल नहीं जा रहे, लेकिन ये जनरल ट्रेंड हम डिस्कस कर रहे हैं।
और इसके अलावा जो हमारे हेलोजेंस है, हेलोजेंस उसमें एक ही ऑक्साइड जो है वो ज्यादा फेमस है, विच इज Cl2O7, क्लोरीन का ऑक्साइड है Cl2O7। ये बाकी सब ऑक्साइड्स का जो एक्सप्लेनेशन था वो यहाँ पर अभी कंप्लीट हो गया। तो मैंने वैलेंसी समझा दिया आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट समझा दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट और कौन से एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके लिए हमने Na2O और OF2 का केस डिस्कस किया है। इसके साथ साथ हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स और ऑक्साइड फॉर्मेशन ट्रेंड भी डिस्कस कर लिए हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नोट्स में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो नोट्स उसमें दिया गया है, वो नेक्स्ट टॉपिक है एनामोलस बिहेवियर एंड डायगोनल रिलेशनशिप। एनामोलस बिहेवियर एंड डायगोनल रिलेशनशिप। क्वेश्चन ये कुछ ये प्रकार है कि विच एलिमेंट्स शो anomalous behavior, just wait, which elements shows anomalous behavior। तो ये क्वेश्चन का आंसर कुछ ये प्रकार है कि भाई हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स उसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एलिमेंट्स जो है उसमें सबसे पहला लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, यहां पर बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, यहां पर बोरॉन है, यहां एल्यूमिनियम है। यहाँ पे बोरॉन के बाद जो बेरिलियम बोरॉन, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो कार्बन है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है। 15th ग्रुप में कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जैसे एलिमेंट है 17th ग्रुप तक। सिलिकॉन के बाद यहां पर हमारा फॉस्फोरस है, सल्फर है वगैरह, और लास्ट में यहां पर हमारा हाइड्रोजन 17th ग्रुप है। तो ये डिस्कशन ये तरीके से है कि यहां पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, जो ग्रुप 1, 2, 13, 14 टू 17 एलिमेंट ग्रुप जो है, इनके जो फर्स्ट एलिमेंट है, सारे पहले हर एक ग्रुप का पहला एलिमेंट वो एनामोलस बिहेवियर शो करता है। एनामोलस मींस विच इज नॉट प्रॉपर, जो अकॉर्डिंग टू दी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहते हैं, उनको कहते हैं एनामोलस बिहेवियर। ये एनामोलस बिहेवियर कौन कौन शो कर रहा है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मतलब those elements which are the first element of the group, they are showing anomalous behavior। ये अपने ही ग्रुप के बाकी के एलिमेंट की कंपैरिजन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर बिहेविंग एनामोलसली, हम ये कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिथियम को कंपेयर करूं तो लिथियम की ज्यादा कंपैरिजन मैग्नीशियम के साथ हो सकती है, क्योंकि लिथियम शोज सिमिलरिटी विद मैग्नीशियम रादर देन गिविंग सिमिलरिटी विद सोडियम एंड पोटेशियम्स प्रॉपर्टी, वो ज्यादा रिसेंबल करता है मैग्नीशियम को। वैसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को रिसेंबल करने के बजाय उसके पड़ोसी जो ग्रुप है ना, उसका सेकेंड एलिमेंट उसके साथ सिमिलरिटी शो करता है। वैसे ही बोरॉन की सिमिलरिटी सिलिकॉन के साथ है, कार्बन की सिमिलरिटी फास्फोरस के साथ। और ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशन। क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशन। तो इसको डायगोनली अगर हम कंपेयर करें तो ये एलिमेंट्स के बीच में ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है, विच इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। ये डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर ये दोनों की सिमिलरिटी डिस्कस की जाती है और उसके ही ग्रुप के बाकी के एलिमेंट की कंपैरिजन में उसकी डिससिमिलरिटीज डिस्कस की जाती है। नोट्स में इनके बीच में सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज क्या है वो डिस्कस की गई है, आप एक बार उसको ध्यान से पढ़ेंगे और वो टॉपिक भी हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं इन आवर लाइव लेक्चर्स। तो आज ये डायगोनल रिलेशनशिप भी हम यहां पर नोट्स में जो कॉन्सेप्ट है वो फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एंड इट्स रिएक्टिविटी इन पीरियोडिक ट्रेंड्स। भाई पीरियोडिक ट्रेंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो नोट्स में तुमको दिया हुआ है कि दैट मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड एंड मूविंग डाउन द ग्रुप, कौन कौन से प्रॉपर्टीज इंक्रीज या कौन कौन से प्रॉपर्टीज जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं पीरियोडिक मैनर, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी नोट्स में दिया है और मैं ऑलरेडी वो सब डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। तो वो नोट्स का वो क्वेश्चन मैं अभी स्किप करके आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट जो हमारे नोट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ओके, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लिखा गया है कि नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव Eg और डेल्टा H ऑफ Eg, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड whereas oxygen has negative delta H Eg। भाई नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है। ऐसा क्यों? हम जानते हैं पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ पीरियोडिक टेबल, मूविंग लेफ्ट टू राइट in the same period, electron gain enthalpy increases, down the group electron gain enthalpy decreases। लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू है। ऐसा क्यों है? आपके पास टेक्स्ट बुक है, नोट्स है, उसमें मैंने दोनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी हुई है और नाइट्रोजन की 0 के आसपास है और ये -141 के आसपास कुछ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो आप चेक कर लेना एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इसकी पॉजिटिव और इसकी नेगेटिव, ऐसा क्यों? जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर फोकस करें। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं ऑर्बिटल्स बना रहा हूं, 1s 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स, 1s 2s 2p ऑर्बिटल x y और z। 7 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने, 1 2 3 4 5 6 और 7। जबकि ऑक्सीजन का जो मैं एटॉमिक नंबर ले रहा हूं वो है 8 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स के अंदर 1s2 2s2 2p 4 5 6 7 और 8। अब ये दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों के सामने है। आपको ये पता होना चाहिए कि p ऑर्बिटल जब हाफ फील्ड होती है, हाफ फील्ड मतलब सब में एक इलेक्ट्रॉन, तो वो ज्यादा स्टेबल होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इसको, हाफ फील्ड। जबकि यहां पर अगर आप ऑक्सीजन का केस देखोगे तो ये हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्सेस। मतलब ये है कि ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल कंपेयर टू नाइट्रोजन इसकी स्टेबिलिटी कम। अब इलेक्ट्रॉन गेन मतलब अब इलेक्ट्रॉन एंटर होने वाला है, इलेक्ट्रॉन एंटर होने वाला है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को मुझे यहां एंटर करना है और कोई इलेक्ट्रॉन को मुझे यहां एंटर करना है, दोनों में से इलेक्ट्रॉन इजीली कहां एंटर हो पाएगा, यहां पर कि यहां पर? ये तो स्टेबल हो गया है और लाइफ में सभी चीज स्टेबल होना चाहती है। नाइट्रोजन ऑलरेडी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से स्टेबल है, वो नहीं चाहता अपनी स्टेबिलिटी को खोना और वो नहीं चाहता कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर हो। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे एंटर करवाना है, मुझे जबरदस्ती एंटर करवाना पड़ेगा। मतलब एनर्जी जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। अगर मैं इसमें एनर्जी ऐड कर रहा हूं तो ये हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, याद रख लो। For endothermic reaction, the delta H value is always positive, and that's why its electron gain enthalpy is positive for nitrogen. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर हो जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन एंटर होगा ऑक्सीजन में, क्योंकि वो एट प्रेजेंट स्टेबिलाइज्ड नहीं है, वो स्टेबिलिटी से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऑलरेडी प्रोसेस कर रहा है, सो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है देन दिस रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब कि उसके डेल्टा Eg की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव वैल्यू फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर डेल्टा H Eg, मतलब एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है फॉर ऑक्सीजन, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर नाइट्रोजन इज पॉजिटिव। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंपैरिजन कि भाई नाइट्रोजन की पॉजिटिव क्यों है और ऑक्सीजन की नेगेटिव क्यों है। एक और डिस्कशन है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में, जिसको मैं फिर से समझा रहा हूं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड ये रब कर रहा हूं। किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे फोन कर लेना। अभी
वीडियो को स्टॉप करके इसको कॉपी कर सकते हो अपने आप। अभी तो मैं इसको रख करके फटाफट आगे बढ़ रहा हूं। नाउ वी आर डिस्कसिंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेम फिर से वही कंफिग्रेशन में लिख रहा हूं नाइट्रोजन के लिए 1s 2s 2p ऑर्बिटल 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 for nitrogen. For oxygen its atomic number is 8, 1s orbital 2s orbital and 2p orbital 1 2 3 4 5 6 7 and 8. अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कि नाइट्रोजन इजीली एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा कि ऑक्सीजन? बताओ बताओ। बट ऑब्वियस है ये कंफिग्रेशन कौन सी कंफिग्रेशन है? स्टेबल। और स्टेबिलिटी को हम इजीली बिगाड़ सकते नहीं है, ये ज्यादा स्टेबल है। और स्टेबिलिटी की वजह से अगर मुझे ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है कंपेयर टू रिमूवल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन की वजह से ये दोनों के बीच में रिपल्शन होगा और रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसमें से इजीली रिमूव हो जाएगा। सो दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो पाएगा? ऑक्सीजन का। जनरल ट्रेंड ये कहता है कि मूविंग लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, जो जनरल ट्रेंड के हिसाब से ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए और नाइट्रोजन की कम। लेकिन ओरिजिनली बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो ऑक्सीजन की कंपैरिजन में ज्यादा है। ओरिजिनल ट्रेंड ये कहता है कि ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन की कम, लेकिन इन रियलिटी ऑक्सीजन possesses first ionization enthalpy higher or greater than that of a first ionization enthalpy of nitrogen possesses higher first ionization enthalpy compared to that of higher first ionization enthalpy of oxygen. ये थी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की कंपैरिजन, जो किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। अब मैं डिस्कस करना चाहता हूं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड। Now what is the meaning of second ionization enthalpy? Energy required to remove the second electron. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, उसके बाद की कंडीशन में डिस्कस करना चाहता हूं। लेट्स सी किसके लिए? यही दोनों एलिमेंट के लिए सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कभी भी आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंपैरिजन करना हो, कंफिग्रेशन ड्रॉ करनी बनती ही आपके लिए, कंफिग्रेशन से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। ये ओरिजिनल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। अब पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो हमने कंसीडर कर ली कि भाई नाइट्रोजन की ज्यादा है और ऑक्सीजन की कम है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन तो मुश्किल से रिमूव कर सकते हैं। चलो फिर भी हमने मुश्किल से इसको रिमूव कर दिया, तो अब n कन्वर्ट होता है n+ में, और n+ कंफिग्रेशन कुछ ऐसी होगी बाय रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ऑक्सीजन के केस की बात करूं, ऑक्सीजन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने ये रिमूव कर दिया है, उसके बाद की उसकी कंफिग्रेशन कुछ ऐसी होगी आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब मुझे बताओ ये n+ और O+ में से मैं एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहता हूं। एक और इलेक्ट्रॉन मतलब मेरी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डिस्कशन चल रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन में से कौन इजीली रिमूव हो पाएगा? अब देखो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन गई और ये बन गई अब स्टेबल बाय रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये स्टेबलाइज हो चुकी है, जबकि इसने अपनी स्टेबिलिटी खो दी है। तो अब ये दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? ऑक्सीजन। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं अब की बार इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहता हूं तो वो मुश्किल से रिमूव होगा O+ में से, रादर देन रिमूवल फ्रॉम n+। और इसका मतलब ये है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड कंपैरिजन अगर मैं ले रहा हूं, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर नाइट्रोजन एंड फॉर ऑक्सीजन, ये सेकेंड, तो अब के केस में कौन ज्यादा होगा? ऑक्सीजन की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी।
तो ये था डिस्कशन अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ट्रेंड। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वगैरह में भी है। मैं ऑलरेडी आपको 19 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन दे चुका हूं एक्सरसाइज का। बाकी के क्वेश्चन एक लेक्चर लेके मैं ऐसे ही डिस्कस कर लूंगा, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी। लेकिन थियरिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर वो आज यहां पर हम कंप्लीट कंसिडर कर सकते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप की जो थियरी है, जो कॉन्सेप्ट के नोट्स है, वो पॉइंट्स मैंने नोट्स में डिस्कस किए हुए हैं। एक आध हमारी जूम मीटिंग होगी, उसमें भी मैं बाकी के पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लूंगा। लेकिन थियरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर अब यहां पर फिनिश है। शॉर्ट टाइम के अंदर मैं आपकी टेस्ट अनाउंस कर रहा हूं। मे बी ये फर्स्ट डेट के आसपास हम इसको कंडक्ट करेंगे, 1 जुलाई तक, 1-2 जुलाई तक। तो उसके लिए अब तैयार हो जाए। और आज का ये जो लेक्चर था उसमें हमने बहुत सारे वेरिएबल क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। विल मीट सून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।